हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का पढ़ रहे आईआईटी जैम पे स्वागत किया जाता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड कैसे हो भाई आप सभी बच्चे, और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। तो लास्ट क्लास तक हम बात कर चुके हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नंबर 9। फर्स्ट ऑर्डर की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, वो आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर वो आपको समझ में आ गई है तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है देखिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिससे खूब अच्छे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है आपका मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, एंड पहले यही बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म रिएक्शन आर टू टाइप्स। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात की जाएगी कि मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे क्या कहानी होती, पूरी वो डिटेल में डिस्कशन करना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक भी यहीं पे पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन आर टू टाइप्स। यहीं पे एक आपने वर्ड सुना भी होगा, मोलिकुलैरिटी। तो वही वो भी यहीं पे डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले इसका कुछ पॉइंट लिखते हैं। मैकेनिज्म तो मैं बताऊंगा, देखिए स्टेप वाइज स्टेप प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर करना। भाई पहले स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, तीसरे स्टेप में क्या हुआ, उसी को हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। उसी को हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो भाई पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। on the basis of mechanism of reaction reaction are two types। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि जो रिएक्शन आर टू टाइप्स, सबसे पहले जो होती है उसे हम बोलते हैं आपका सिंपल रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड जो दूसरी होती है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आपका एक होती है सिंपल रिएक्शन में डिटेल में पढ़ाऊंगा भी क्या होती है, और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ही काफी अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो ये रहा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सिंपल रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडलाइन डाल लो यहाँ पे कि सिंपल रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए सिंपल रिएक्शन का दूसरा नाम एलिमेंट्री रिएक्शन भी होता है ना। सिंपल रिएक्शन एंड इसी का जो दूसरा नाम होता है वो आपका एलिमेंट्री रिएक्शन भी होता है। ऐसी रिएक्शन एलिमेंट्री, ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, है ना। मैं क्या कह रहा हूं आपको, केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो अगर केमिकल काइनेटिक्स में मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन होती है दो टाइप की, सिंपल रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन का ही दूसरा नाम होता है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, एक और नाम से भी इसे जाना जाता है और सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये तीनों इसी के नाम है। और सिंगल स्टेप रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसे हम आपका सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी थ्योरेटिकल पॉइंट लिख लीजिए आप एक बार। ठीक है, रिएक्शन है ना विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, ठीक है। Reaction which are completed in single step are known as simple reaction। इसी को हम किस नाम से जानते हैं भाई, सिंपल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक और दूसरी खास बात यह कि एक ही स्टेप में हो जाएगी, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका दिस रिएक्शन है ना डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट। दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट, क्योंकि ये अगर आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बन सकती है, बट यहां पे सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनता है। ठीक है, बट यहां पे आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनता है।
अगर आप इसके ग्राफ की बात करोगे कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। देखिए ग्राफ में हम यहाँ पे बात करते हैं ईसी, ठीक है, ये ईसी हो गया भाई आपका, एंड ये आपका हो गया आरसी, ठीक है। ये होता है आपका एनर्जी का कोऑर्डिनेट, एंड ये होता है रिएक्शन का कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहां पे आपका इसको भी अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो वो बात हम बाद में कर लेंगे। एक बार ये है, तो यहां पे क्या है भाई, रिएक्शन आपका कहां से स्टार्ट हुई, रिएक्टेंट से, एंड यहां पे कहां कन्वर्ट हुई, प्रोडक्ट में। तो बीच में यहां पे क्या होता है, बस एक सिंगल क्या बनती है कि इसी को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, इसी को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है भाई, ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। एक बात और आपको समझनी, जैसे SN2 रिएक्शन याद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको SN2 पढ़ाई जाती है, तो SN2 भी तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। SN1 की बात करोगे तो वहां पे इंटरमीडिएट बनता था कार्बोकेटाइन, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप पे कंप्लीट हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम जानते हैं सिंपल रिएक्शन के नाम से, एलिमेंट्री रिएक्शन के नाम से। अब यहाँ पे इसके कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी जानेंगे कि और थ्योरेटिकल पॉइंट्स क्या क्या है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वी हैव डिफाइन मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट और जानने को मिला है कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर elementary reaction we can define molecularity of the reaction, we can define एक नया वर्ड यहां पे आ गया है, उसको भी समझना बड़ा जरूरी है। तो वो नया वर्ड है आपका मोलिकुलैरिटी। क्या है आपका वो नया वर्ड, मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये क्या होता है जी, मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, कैसे पता लगेगा, तो इसको भी समझेंगे कि मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन आपका क्या होता है। एंड इट इज इक्वल टू, यानी कि मोलिकुलैरिटी की बात की जा रही है, एंड इट इज इक्वल टू नंबर, इक्वल टू किसके होते हैं, जो आपका रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड ना इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, is equal to number of molecule which make transition state and activated complex। ट्रांजिशन स्टेट, TS का मतलब यहां पे ट्रांजिशन स्टेट है, एंड आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है भाई, अगर ये समझ गए ना, आगे वाले जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स बड़े आसान हो जाएंगे, तो इसको समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, एंड बिकॉज ऑफ द कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। देखिए आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ाएंगे, वो मैंने पार्ट लास्ट में पढ़ाने के लिए सोचा कि मैं उसको लास्ट में कवर करूंगा। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन डिफाइन मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच मेक ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बिकॉज द कोलिजन इन द प्रॉपर ओरिएंटेशन, बिकॉज इन द कोलिजन इन द प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब देखिए जी कहानी है क्या बेसिकली यहां पे अगर बात की जाए, तो देखो एलिमेंट्री रिएक्शन है, वहां पे मोलिकुलैरिटी का मतलब होता है जितने भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व रहे होंगे, जो उनकी स्टोइकियोमेट्री रही होगी, यानी कि जो रिएक्टेंट आपका ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं की बात की जा रही है यहाँ पे। कोलिजन इन द प्रॉपर ओरिएंटेशन विद सफिशिएंट एनर्जी, ठीक है, विद सफिशिएंट एनर्जी, आगे ये पॉइंट भी लिखना है, विद सफिशिएंट एनर्जी एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलैरिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलैरिटी हमने रिएक्शन को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ, यूनिमोलिकुलर, बाई मोलिकुलर, आपने ऐसे सुनी होगी, मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन ना, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलैरिटी लिख दें यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलैरिटी। हमारी रिएक्शन भी क्या होती हैं, अलग अलग टाइप से होती हैं। जैसे भाई अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। किसकी बात करते हैं यहाँ पे हम, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब ये होता है जिसकी मोलिकुलैरिटी 1 हो,
जिसकी मोलिकुलैरिटी क्या हो 1। इसका मतलब यहां पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व रहेगा और उसी से आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वही ऑर्डर भी हो सकता है, अभी आगे इसी को पढ़ेंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहां पे बाई मोलिकुलर, ठीक है, तो यहां पे हम बात कर सकते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन। इसका मतलब बाई मोलिकुलर रिएक्शन की जो मोलिकुलैरिटी होती है वो 2 होती है। एंड यहां पे आप देखोगे कि दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे, उनके बीच में ओरिएंटेशन हुए होंगे। तीसरी टाइप की जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी वो होगी ट्राई मोलिकुलर। क्या होगी जी? ट्राई मोलिकुलर। तो जिसकी अगर आपकी मोलिकुलैरिटी 3 रही हो, जिसकी मोलिकुलैरिटी 3, बाकी ऐसे केस आपको काफी कम देखने को मिलते हैं 3 मोलिकुलैरिटी वाले, तो यहाँ पे ए बी सी 3 रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। अब कुछ इस मोलिकुलैरिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स को जरूर जान लेते हैं कि इस मोलिकुलैरिटी के पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोलिकुलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलिकुलैरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए जो ऑर्डर है वो 0 भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन जो मोलिकुलैरिटी रहेगी वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर। गुड आफ्टरनून छोटू, गुड आफ्टरनून। तो यहां पे लिखिए m इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, मोलिकुलैरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, मोलिकुलैरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। इट कैन नॉट बी जीरो, ना तो ये जीरो हो सकती, ना ही ये नेगेटिव हो सकती, एंड ना ही ये फ्रैक्शन में हो सकती, एंड फ्रैक्शनल। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे या तो एक रिएक्टेंट होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, यहां पे वो कोई नहीं बनता। ठीक है। उसके बाद यहां पे एक और पॉइंट आप देख सकते हैं कि जिसकी मोलिकुलैरिटी 3 हो, ऐसी रिएक्शन आपको काफी कम देखने को मिलेंगी। उसका एक रीजन भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो देखिए रिएक्शन हैविंग पॉजिटिव एक मिनट, सॉरी, reaction having molecularity greater than 3 is very rare। आपको बहुत कम ऐसे चांस देखने को मिलेंगे जहां पे आपको किसी रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी 3 दिखाई दे। देखिए होता क्या, जब हम बाई मोलिकुलर रिएक्शन, 3 से ज्यादा, सॉरी 3 के तो फिर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें ना जो बाई मोलिकुलर होती है उसमें क्या होगा, दो रिएक्टेंट होंगे, एक ए होगा और एक बी होगा। तो वो क्या करेंगे, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के द्वारा कोलाइड करेंगे विद सफिशिएंट एनर्जी, और उनके कोलाइड करने से यहां पे प्रोडक्ट बनता है। तो बाई मोलिकुलर में दो लोग आपस में बिल्कुल सामने से आके टकरा सकते हैं अच्छे से, एक सफिशिएंट एनर्जी से। इसलिए बाई मोलिकुलर के बहुत सारे केस होते हैं। कुछ केस आपको ट्राई मोलिकुलर के भी देखने को मिल जाएंगे। ट्राई मोलिकुलर में क्या होगा, यहां पे ए आएगा किसी एक ओरिएंटेशन से, यहां पे बी आएगा और यहां पे सी आएगा। तो अब इन तीनों को क्या आना पड़ेगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पे आना पड़ेगा, है ना, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन दिखाना पड़ेगा जिससे कि इफेक्टिव कोलिजन हो। ठीक है, एक सफिशिएंट एनर्जी। तो आपको ट्राई ये वाले भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये काफी रेयर देखने को मिलेंगे क्योंकि इतना प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पे होता नहीं, काफी रेयर केस में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी लिखते हैं। दिस इज जो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं। सिंस सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप सो दैट इट रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, है ना, so rate determining step order of the reaction will be equal to the molecularity of the reaction। देखिए यहां पे क्या है, तो since सिंगल रिएक्शन, सिंगल बोलो या एलिमेंट्री बोलो या फिर सिंपल बोलो, सिंस सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द सिंगल स्टेप, कंप्लीटेड इन द सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, तो उसका जो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है वो एक ही स्टेप है ना, स्टेप, सो दैट विल बी दी, तो जो वो स्टेप है ना वही आपका दैट विल बी द क्या होता है, दैट विल बी दी रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप।
क्या होता है? रेट डिटर्मिनेटिंग। आपको बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है कि ये आरडीएस है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। आपने आरडीएस के बारे में जरूर सुना होगा। ये जो वर्ड है ना आरडीएस, ज्यादा बढ़िया रहेगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, और कॉम्प्लेक्स में अभी पढ़ाए भी गए यहाँ पे। उसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखना कि सिंपल रिएक्शन के लिए या सिंपल रिएक्शन के लिए जो होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू द मोलिकुलैरिटी, है ना। फॉर सिंपल रिएक्शन, for simple reaction, order of the reaction will equal to molecularity of the reaction, molecularity of the reaction। समझ में आई बात? यानी कि सिंपल रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी सेम होते हैं, और जो स्टाइकियोमेट्री होता है वही आपका क्या भी हो जाता है, स्टाइकियोमेट्री देख के। जैसे इसके एग्जांपल देख लो यहाँ पे भाई, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि H2 गैस है, प्लस में उसकी रिएक्शन आपने I2 गैस के साथ करवाई है, तो आपको यहाँ पे मिला है 2HI गैस, और ये आपको मैकेनिज्म से पता लग गया कि ये सिंपल रिएक्शन है। देखो वही आप किसी रिएक्शन को देख के बता नहीं सकते कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, मैकेनिज्म देख के पता लगता है। तो अगर मैं इसकी मोलिकुलैरिटी की बात करूं तो क्या हो जाएगी इसकी मोलिकुलैरिटी? तो इसकी मोलिकुलैरिटी 2 हो जाएगी, क्योंकि एक H2 और एक I2 दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको दोनों का इफेक्टिव कोलिजन हुआ होगा उसकी वजह से। तो अगर इसकी मोलिकुलैरिटी 2 है तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। अगर आपको इसका रेट वाला एक्सप्रेशन लिखना तो रेट इज इक्वल टू, यहां पे H2 की पावर हो जाएगा 1 एंड I2 की पावर हो जाएगा 1। यानी कि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ना, जो आपके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वही ऑर्डर भी बन जाते हैं इसके केस में, वही आपका ऑर्डर भी बन जाते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल और मैं छोटा बताऊं आपको यहाँ पे। मान लो कि आपको बोल दिया यहाँ पे कि 2A प्लस में B की रिएक्शन करवाई तो आपको मिला C, और ये भी बोल दिया कि ये रिएक्शन आपका सिंपल है, तो बोला कि इसकी मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर बताओ। तो इसकी मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी? 2A और 1B रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी 3, इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 3, एंड अगर आपको इसका रेट वाला एक्सप्रेशन लिखना पड़ जाए तो वो होगा K इंटू में A की पावर 2 एंड आपका B की पावर 1। ये इसका रेट वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर बात की जाए यहां पे, नेक्स्ट देखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं। आप मुझे बताइए, क्या जीरो ऑर्डर की रिएक्शन सिंपल रिएक्शन होगी या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी? ठीक है, तो मैंने लिखा यहां पे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास रिएक्शन है A से P लिखा, एंड मैंने लिखा कि इसका जो रेट वाला एक्सप्रेशन वो आपको गिवन है K की पावर A और ये 0। तो ये कैसी रिएक्शन होगी? यहां पे ये कैसी रिएक्शन होगी? ठीक है, H2 प्लस I2 जीरो ऑर्डर होगा ना? नहीं भाई, किसने कहा जीरो ऑर्डर होगा? H2 प्लस I2 किसने कहा जीरो ऑर्डर होगा? मैंने यहां पे ये बात बोल दी कि ये सिंपल रिएक्शन है, ये सिंपल रिएक्शन है। वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म पे मृदुल, वो डिपेंड करता है मैकेनिज्म पे कि क्या होगा। यहां पे जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आप फोकस कीजिए, समझिए कि यहां पे आपको बोला गया कि ये सिंपल है, तो सिंपल रिएक्शन के लिए जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं ना वही उसकी मोलिकुलैरिटी होती है, और सिंपल रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर भी सेम होता है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या ये सिंपल रिएक्शन होगी या फिर ये कॉम्प्लेक्स होगी? देखो, अगर मान लेता हूं मैं एक बार के लिए कि मैंने इसको सिंपल रिएक्शन मान लिया, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका तो ऑर्डर 0 है। क्या मोलिकुलैरिटी कभी 0 हो सकती है? क्या मोलिकुलैरिटी कभी 0 हो सकती? मैंने अभी आपको बताया कि मोलिकुलैरिटी नेवर इक्वल टू 0, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी। इसका मतलब ये है, मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स होती ना, जीरो ऑर्डर की जो काइनेटिक्स होती है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, वो आपका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स आपको सिंपल रिएक्शन नहीं मिलेगी। उसका रीजन क्या है वो मैंने आपको ये बताया यहां पे। दूसरी बात, मैं अगर किसी रिएक्शन के लिए ऐसा लिख देता हूं कि A प्लस B, और उससे आपको इसका मतलब समझ में आया कि मोलिकुलैरिटी कभी भी 0 नहीं होगी, और इसके लिए मैंने लिख दिया कि इसका जो रेट ला एक्सप्रेशन वो है A की पावर 2 है, A की पावर 2 एंड B की पावर वो 1/3 है। क्या है वो? B की पावर 1/3। इससे ये पता लगा कि यहां पे तो भाई जो मोलिकुलर, अगर ये सिंपल रिएक्शन होती तो मोलिकुलैरिटी तो फ्रैक्शन में आ जाएगी।
क्या मोलिकुलैरिटी फ्रैक्शन में आ सकती है? नहीं आ सकती। इसका मतलब ये भी जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी। तो ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है कि मोलिकुलैरिटी ना जीरो होगी, ना नेगेटिव होगी, ना फ्रैक्शन में होगी। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, यहां से आपको थोड़ा सा मोलिकुलैरिटी का आइडिया जरूर लगता है, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दैट इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आया भाई, है ना, जैम 2021 में यहां से क्वेश्चन आया था, एंड गेट में नेट में भी क्वेश्चन आए हुए, मैंने वो भी लिए हुए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है जी आपका? तो रिएक्शन विच प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड, रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन, है ना, कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप, अगर एक से ज्यादा स्टेप में, देन द रिएक्शन नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देन द रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो भाई सिंपल रिएक्शन में और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में यही डिफरेंस है कि सिंपल रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, वहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगी और यहां पे इंटरमीडिएट की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, यहां पे कोई ना कोई इंटरमीडिएट भी देखने को मिलेगा, इन्वॉल्व्ड इंटरमीडिएट। जैसे याद करो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की बात करोगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म होता क्या है जी? ये मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, स्टेप बाय स्टेप अगर मैकेनिज्म की बात करोगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म, डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। एक एक स्टेप का डिटेल डिस्कशन करना वही आपका मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन होता है। और ज्यादातर आप यही देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं कि इसका ये वाला स्टेप RDS था, इसका ये था, इसका वो था। ठीक है, तो यहां पे देखिए डिफरेंट स्टेप यहां पे लिखेंगे। अब हम यहां पे डिफरेंट स्टेप of complex reaction, different step of complex reaction have different rate। देखो, have different step of complex reaction have different rate, सभी step का अलग अलग अपना रेट रहेगा, है ना, different rate। and slowest step is known as, and जो सबसे slowest होता है, and slowest step, and slowest step is known as, slowest step is known as rate determinating step, is known as RDS। अब यहां पे देखो भाई RDS, है ना, अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसका RDS क्या है? दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपको क्वेश्चन में देगा कि इसका RDS या है, ये है, या फिर वो देगा कि इसका RDS आपको नहीं देगा। ठीक है, इसके केस पढ़ेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि RDS है या नहीं है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखूं, बस भैया 5 से 10 मिनट थ्योरेटिकल पॉइंट चलेंगे, फिर सारा यहाँ पे आपका डेरिवेशन टाइप का है ये सब। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो बिल्कुल आराम से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट आर हाईली अनस्टेबल, है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं आपका, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर हाईली अनस्टेबल, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर हाईली, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर हाईली unstable, they formed after reaction, they formed after reaction। देखो होता क्या है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद तो वो बनते हैं, और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले वो आपका डिसअपियर भी हो जाते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल, दे फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन स्टार्टेड, है ना, जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट होती है तब तो ये बनते हैं, and destroyed before the reaction completed, the reaction completed। तो रिएक्शन बनने, रिएक्शन ये जो क्या होते हैं ना, इनका जो बनना है, फॉर्मेशन होती है, वो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद बनते हैं। रिएक्शन
कंप्लीट होने से पहले ये खत्म भी हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। दे कैन नॉट अपीयर इन द रेट ला एक्सप्रेशन, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। दे कैन नॉट बी अपीयर, दे कैन नॉट बी अपीयर, दे कैन नॉट बी अपीयर इन रेट ला एक्सप्रेशन। देखिए भाई, हम कभी भी इंटरमीडिएट को रेट ला एक्सप्रेशन में नहीं दिखाते हैं, ये बात नोट कर लीजिएगा। अगर कभी इंटरमीडिएट आ जाए रेट ला एक्सप्रेशन में तो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको हटाना पड़ेगा। वो मेथड, वो भी मेथड सीखेंगे कि कैसे हटाते हैं। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ग्राफ की बात करेंगे तो वो कैसे दिखाई देगी। यहां पे आपका होता है जी ईसी बोले तो एनर्जी कोऑर्डिनेट, एंड यहां पे होता है नीचे आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब यहां पे मान लो कि क्या रहेगा, कोई ए है हमारा इंटरमीडिएट, ठीक है, यहां पे हमारा कोई सॉरी ए रिएक्टेंट है, तो पहले ए से क्या बनेगा, यहां पे आपका कुछ ये एंड उसके बाद ये और कुछ इस तरीके से पहाड़ी टाइप के ग्राफ आपको दिखाई देंगे। कैसे मैं बना दूंगा अभी देखिए। सबसे पहले यहां पे ए से जब गए तो यहां पे आपका बनी ये ट्रांजिशन स्टेट, जिसे हम 1 बोल देंगे, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 बनी। इसके बाद यहां पे बनता है आपका कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट 1, ये जो बना है ना यहां पे, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद फिर से क्या हुई, ये हुआ सेकंड स्टेप जिसे ट्रांजिशन स्टेट 2 बोलेंगे, एंड इससे मिलेगा आपका कोई और रिएक्शन इंटरमीडिएट 2, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 होगा। और यहां पे फाइनली क्या होगी, ये ट्रांजिशन स्टेट 3, और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बी, फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बी। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये बताया गया कि ए से बी में जा रहे हो आप। लेकिन इसका अगर देखो, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये ग्राफ आपने कैसे ड्रॉ कर दिया, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो देखिए इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्या हुआ होगा कि आप ए से सी गए होगे, मैं इसको सी मान लेता हूं और इसको मैं डी मान लेता हूं। तो आप पहले ए से सी गए होगे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, तो ये आपका जो है वो स्टेप 1 है, ठीक है, ये स्टेप 1 है। उसके बाद आप सी से डी गए होगे, तो ये आपका स्टेप 2 है। तो सी क्या है, अरे कहीं पे रिएक्टेंट में सी दिख रहा है, प्रोडक्ट में सी दिख रहा है, इसका मतलब सी एक इंटरमीडिएट है, ये रहा। उसके बाद फाइनली आप कन्वर्ट हुए होगे डी से बी में। तो अगर आप देखोगे ये तीनों स्टेप, अगर आप इनको जोड़ के देखोगे, मान लो अब यहां पे आपको बताएगा एग्जामिनर कि स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, आपको नहीं पता है कौन सा स्टेप है, आपको मैकेनिज्म से पता लगता है कि ये स्लोवेस्ट स्टेप है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते कि ये हमारा स्लोवेस्ट स्टेप है, वो या तो मेंशन करेगा कि ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप है, आरडीएस है, लिखा होगा पूरे क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाऊं भी। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो फाइनली आपको प्रोडक्ट तो ए से बी ही मिल रहा है। बट ये जो रिएक्शन हो रही है वो आपका एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। हर स्टेप का अपना रेट रहेगा, जिस स्टेप का रेट सबसे स्लोएस्ट होगा उसे आरडीएस बोलेंगे, एंड उसकी काफी इंपॉर्टेंट आपका रोल रहने वाला है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन समझ में आई। अब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, इन पॉइंट्स को समझ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो हर एक स्टेप होता है वो एक एलिमेंट्री स्टेप होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिखिए, ईच step of complex reaction, each step of complex reaction is an elementary step। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप अपना एक खुद का एक एलिमेंट्री स्टेप होगा भाई, एलिमेंट्री अकेला स्टेप होता है वो। उसके बाद देखिए, ओवरऑल मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल मोलिकुलरिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। देखो कितना अच्छा पॉइंट बताया कि ओवरऑल molecularity of complex reaction is not defined, of complex reaction is not defined, वो डिफाइंड नहीं होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं होती। हाँ, हम हर एक स्टेप की मोलिकुलरिटी जरूर निकाल सकते हैं, है ना। we can define molecularity of the each step in a complex reaction, ठीक है। we can define molecularity of, इसको मैं कैपिटल एम का मतलब molecularity of each step। हम हर एक स्टेप की मोलिकुलरिटी जरूर बता सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना।
देखिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द, इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखिएगा, क्योंकि अब आपकी कहानी आगे इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी आपका, है ना। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल 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 ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एनी complex reaction, overall order of any chemical complex reaction is order of RDS, order of RDS। यानी कि जो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप रहेगा ना, जो आपका रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप रहेगा, उस स्टेप का जो ऑर्डर होगा वही आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होगा। ये बात ध्यान दे लेना, मेरी बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर पता करना तो कैसे, देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका मैकेनिज्म गिवन होगा, अगर मैकेनिज्म गिवन होगा तो साथ में ये भी बताया होगा कि ये स्टेप फास्ट है, ये स्टेप स्लो है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसका जो ऑर्डर होता है वही हमारा ओवरऑल रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होता है। अब यहां पे दो केस पढ़ते हैं भाई, अब हमारा प्योरली टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहला केस हम पढ़ते हैं कि मान लो कि आपको आरडीएस गिवन हो, बता दिया गया हो कि ये स्टेप आपका आरडीएस है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है, हो सकता है ना। तो सबसे पहला केस पढ़ते हैं, व्हेन आरडीएस इज गिवन, व्हेन आरडीएस इज गिवन, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको बता दिया जाएगा कि इस रिएक्शन का आरडीएस ये है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इसके भी दो केस बनेंगे। पहला केस बनता है कि आरडीएस इन्वॉल्व ओनली रिएक्टेंट, आरडीएस इन्वॉल्व ओनली रिएक्टेंट। भाई आपको जो बताया गया हो स्टेप, अगर उसमें ये बात मेंशन कर दी गई हो कि भाई आपका जो आरडीएस उसके अंदर सिर्फ रिएक्टेंट आ रहे हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम जब आएगी जब वहां पे कोई इंटरमीडिएट आ जाएगा, है ना। आरडीएस के अंदर अगर कोई इंटरमीडिएट आ गया तो अब हमें पता है कि रेट ला एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो यहां पे देखिए, तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं। आपको एक रिएक्शन दी गई है, 2A की रिएक्शन करवाई गई है 3B के साथ, जिससे आपको मिला है यहां पे A2B3, और ये बता दिया गया कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये आपको सब गिवन मिलेगा, हालांकि मैं अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। आपको ये बात पहले ही बता दी गई है कि दिस इज एन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके स्टेप आपको जरूर बताएगा यहां पे। तो इसका नीचे मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है, ये आपका एग्जामिनर ने लिखा हुआ मैकेनिज्म भी। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले हमने ए की बी के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमें यहां से मिला AB। तो ये आपका बोला कि स्टेप 1 है, ये आपका बोला कि स्टेप 1 है, और ये बता दिया कि ये स्लोएस्ट स्टेप है। ये मेंशन खुद ने किया उन्होंने कि स्लोएस्ट स्टेप है, मुझे नहीं पता। उसके बाद ए बी की रिएक्शन फिर से कहा है कि हमने करवाई है बी के साथ, जिसे हमें मिला है यहाँ पे AB2। तो ये जो है ना, ये आपका सेकंड स्टेप है, एंड ये आपका स्टेप फास्ट है ना। ये लिख दिया कि ये स्टेप आपका फास्ट है। उसके बाद आपका AB2 की रिएक्शन करवाई गई है बी के साथ, जिससे कि आपको फाइनली यहाँ पे मिलेगा क्या, AB के साथ करवाई, सॉरी ना, इसकी रिएक्शन बी के साथ भी करवाई और AB के साथ भी करवाई है, जिससे आपको फाइनली मिलेगा A2B3। तो ये बोला कि ये स्टेप 3 है, और ये वाला स्टेप भी आपका फर्स्ट है। अब इन्होंने क्या कहा, अगर ओवरऑल देखोगे तो वही है प्रोडक्ट, देख लो चाहे ओवरऑल। इस AB से ये भी AB कैंसिल हो गया, AB2 से AB2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ओवरऑल अगर आप ऐड करोगे तो वही आ रहा है कि यहाँ पे एक A यारा 2B एंड या प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। इसका मतलब 2A प्लस 3B, इससे आपको क्या मिला, यहां से आपको A2B3 मिला, ठीक है। अब इसका आपको हो रहा है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का आपको ऑर्डर बताना है या इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखना है। तो कैसे लिखोगे, मैंने आपको क्या बताया था, इन्होंने ये बात मेंशन कर दी है कि जो आपका आरडीएस का जो रेट ऑर्डर, सॉरी आरडीएस रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है, और उसके रिस्पेक्ट के जो ऑर्डर होता है वही आपका ओवरऑल ऑर्डर होता है। अब देखो मैंने ये भी कहा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ईच स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप होता है, और एलिमेंट्री स्टेप की मोलिकुलरिटी हमें पता है। अगर यहां पे 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या रही होगी, 2। यहां पे भी 2 इन्वॉल्व हैं तो इसकी मोलिकुलरिटी
मोलिकुलैरिटी भी क्या रही होगी 2, और यहां पे अगर 3 इन्वॉल्व है तो इसकी मोलिकुलैरिटी क्या रही होगी 3। ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा जो स्लोएस्ट स्टेप वो ये है, तो इसलिए अगर आपको यहां पे रेट ला एक्सप्रेशन लिखना तो आप क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, यहां पे आपने लिखा के, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा 1 एंड बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा 1। और खास बात ये थी यहां पे कि सिर्फ रिएक्टेंट इन्वॉल्व थे आरडीएस में। अब नेक्स्ट जो केस पढ़ेंगे, सर अगर 2 स्टेप स्लो हो तब क्या होगा, 2 स्टेप स्लो नहीं होते। आपको देखो 2 स्टेप स्लो नहीं मिलेंगे, आपको एक ही स्टेप स्लो मिलेगा। 2 स्टेप आपको स्लो मिलेंगे ही नहीं, आपको स्लोवेस्ट स्टेप, अगर 2 लिख करके ना ये भी स्लो है ये भी स्लो है, उनका रेट दे रखा होगा, देख लेना कि कौन स्लोवेस्ट है। स्लोवेस्ट, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को आरडीएस बोलते हैं, और जो आरडीएस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होता है वही ओवरऑल रिएक्शन। कभी वैसे गिवन नहीं होता, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं प्रीवियस ईयर देखे, लेकिन कभी ऐसा नहीं आया। इसका मतलब अगर आप ऑर्डर की बात करोगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अगर मैं पूछूं कि इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी बताइए क्या होगी, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए 2a + 3b पूरा मैकेनिज्म गिवन हो, अगर आपसे पूछ ले कि इसकी इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी बताइए क्या होगी, तो आंसर लिखना है नॉट डिफाइंड। आंसर लिखना है नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी डिफाइन नहीं होती। एक और बार, ठीक है, एक और बार अभी बता देता हूं। देखिए क्या था, ये सब आपको पूरा गिवन था, सारा गिवन रहेगा, भी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ये आपने बोला कि एक रिएक्शन ऐसे जा रही है, कॉम्प्लेक्स है, सभी के स्टेप दे दिए, और ये भी आपको मेंशन करके देगा कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट है। अब मैंने आपको ये पॉइंट लिखवा दिया था कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ आरडीएस, तो स्लोएस्ट स्टेप आरडीएस होता है। तो ये हमने देखा कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, इसके रिस्पेक्ट में जो रेट ला एक्सप्रेशन लिखोगे वही आ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ रिएक्टेंट आ रहे हैं ए और बी, ए की बी पावर 1 बी की बी पावर 1, क्योंकि अकेला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप तो एलिमेंट्री स्टेप होता है, तो इसकी मोलिकुलैरिटी 1 है, तो इसकी मोलिकुलैरिटी पहले स्टेप की मोलिकुलैरिटी 1 होती है। समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन से आ जाएगा भाई, देख लेना, एग्जैक्ट लैंग्वेज भी यहां पे मेंशन की गई है। देखो अब यहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, अब यहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपसे पूछा जाएगा। यहां पे देखो इन्होंने कहा कि अ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे कि ए से बी जब आप जा रहे हो, एक आपको पूरा लिखा है कि जब आप ए से बी जा रहे हो तो ये उन्होंने बोल दिया कि ये स्लोएस्ट स्टेप है। क्या है ये आपका स्लो है, देखो लिख रखा है, तो ये K1 हो गया। फिर उन्होंने बोला कि A + B की रिएक्शन अगर आप करवा देते हैं तो आपका यहां से आपको C मिल जाता है, जो कि आपका फास्ट स्टेप है यहां पे। तो ये बोला कि K2 है, तो वेयर K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट फॉर द स्टेप 1 एंड 2, तो बताइए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ C क्या होगा। अरे रेट पूछा आपसे, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले स्लोवेस्ट स्टेप आपने देखा, तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, रेट होगा K1 इंटू में A की पावर 1। क्यों? क्योंकि यही हमारा आरडीएस है, तो रेट हम सिर्फ आरडीएस से देखते हैं, इसका मतलब ये आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका बी आ जाएगा। किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछ सकता है। यस, सूर्यांश ने बिल्कुल सही बताया है, सूर्यांश ने बिल्कुल सही बताया कि बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, तो ये बड़ा आसान है। हालांकि आगे वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जरूर होगी, अभी तक तो बिल्कुल आसान चल रहा है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले दोबारा से देखते हैं क्या है। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पहला केस पढ़ाया है जहां पे आपको आरडीएस गिवन होगा। आरडीएस गिवन होने का मतलब आपको बता रखा है कि रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप क्या है। उसके बाद आपको पहला केस ये देखने को मिल सकता है कि जो आपका आरडीएस गिवन हो वहां पे सिर्फ रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो और भी अच्छा हो जाता है। एंड जो ज्यादा क्वेश्चन आएगा वो या सेकंड स्टेप से आएगा या इसके बाद जहां पे आपको आरडीएस ही नहीं गिवन होगा। अगर आपको आरडीएस गिवन नहीं होगा तो आपको वहां पे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज करना पड़ेगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो सेकंड केस है कि आरडीएस तो आपको गिवन है, लेकिन यहां पे लिख दिया कि आरडीएस इन्वॉल्व्ड इंटरमीडिएट। भाई मान लो आपको ऐसा स्टेप आरडीएस दे दिया
जहां पे आपका इंटरमीडिएट आ रहा है ना, इंटरमीडिएट एंड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट भी हो लेकिन वहां पे इंटरमीडिएट आ गया, तो इस केस में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव तरीके से सोचना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पे देखिए, मान लो एक रिएक्शन लिखते हैं, इफ आरडीएस इन्वॉल्व रिएक्ट इंटरमीडिएट that we have expressed intermediate in the terms of reactant and product to form the given reaction। देखिए, अगर आपको कभी भी आरडीएस में इंटरमीडिएट गिवन हो तो उस इंटरमीडिएट की वैल्यू आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म में निकाल लीजिए। उस इंटरमीडिएट की रिएक्शन की वैल्यू आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में निकाल लीजिए और तब जाके आप पुट कर दीजिए। जैसे यहां पे बोला कि ए प्लस बी की हमने रिएक्शन करवाई है और ये रिवर्सिबल टाइप की बोला है कि a प्लस बी की रिएक्शन करवाई, तो इसके लिए बोला कि रेट कांस्टेंट k1 है एंड इसके लिए जो बोला रेट कांस्टेंट k2, तो यहां से a भी मिला और ये बात लिख दी कि दिस इज एन अ फास्ट स्टेप। ये आपका कैसा स्टेप है? फास्ट है। उसके बाद फिर से बोला कि जब हमने ए बी की रिएक्शन करवाई इस बी के साथ, तो हमें यहां पे मिला आपका AB2। क्या मिला? AB2। और ये वाला स्टेप आपका स्लोएस्ट स्टेप है, ये आपका स्लोएस्ट स्टेप है। फिर फाइनली आपसे क्या बोला गया यहां पे कि जब हमने AB2 की रिएक्शन करवाई, किसके साथ करवाई भाई? A प्लस बी के साथ, तो हमें फाइनली यहां पे मिल गया आपका A2B3। ठीक है, तो ये स्टेप भी आपका बोलो, फॉर एग्जांपल फास्ट स्टेप आपको गिवन है, फास्ट। ठीक है, तो ये K4 हो गया। आपसे जो ओवरऑल रिएक्शन गिवन थी वो क्या थी आपका कि 2A प्लस 3B, 2A प्लस 3B कन्वर्ट आप हो रहे थे यहाँ पे A2B3 के अंदर। अब आपका स्लोएस्ट स्टेप ये हो गया। तो अब जब आप रेट ला एक्सप्रेशन लिखने जाएंगे यहाँ पे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ तो ए बी आ गया और ए बी को हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, ए बी को हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे जी? ऐसे केस में क्या करेंगे? देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखने जाते तो यहां से आप क्या लिखते कि R इज इक्वल टू K3, यहां पे आप लिखते ए बी की कंसंट्रेशन एंड यहां पे आप लिखते बी की कंसंट्रेशन। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि ये कंडीशन की रेट ला एक्सप्रेशन में आप इंटरमीडिएट को नहीं दिखा सकते। अब क्या करना पड़ेगा? अब देखो, पहली रिएक्शन से ए बी की वैल्यू निकाल लो। ये देखो कि हमेशा ये देखना कि ए बी कहां कहां पे आ रहा है। क्या देखना कि ये जो ए बी है वो कहां कहां पे आ रहा है। एक तो ये इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो अगर मैं यहां से के इक्विलिब्रियम लिखता है, इसका इक्विलिब्रियम जो कि किसके इक्वल आ जाएगा भाई? आपका K1 बाई K2 के इक्वल आ जाएगा, जो कि आपका K1 बाई K2 के इक्वल आ जाएगा, K1 बाई K2 के इक्वल। तो वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, सॉरी इसको K2 लिखिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि AB की कंसंट्रेशन, नीचे आ जाएगा A की कंसंट्रेशन और नीचे आ जाएगा B की कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे यहां पे AB की वैल्यू पूछी जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ AB किसके इक्वल हो जाएगी? वो हो जाएगी आपका K1 बाई K2 इंटू में क्या हो जाएगी? A की कंसंट्रेशन इंटू में B की कंसंट्रेशन। इस वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कीजिए, इस वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कीजिए और फाइनली जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? R रेट इज इक्वल टू K3 पहले से ही था, ये हो गया जी आपका K1 बाई K2 एंड इनटू में क्या हो जाएगा? वहां पे A अकेला एंड वहां पे क्या हो जाएगा? आपका B का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक B पहले से ही प्रेजेंट था। इसको ही बोला जाता है आपका K इफेक्टिव। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए इफेक्टिव रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो यही क्या होता है? आपका K इफेक्टिव होता है। तो यहां पे ओवरऑल अगर आप लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू K इफेक्टिव। कई बार आपसे इस K इफेक्टिव की वैल्यू पूछी जाती है तो वो आ जाएगी आपका A एंड यहां पे आ जाएगी B। तो क्या कितने ऑर्डर की रिएक्शन हो गई है? तो दिस इज योर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये आपकी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अभी मैं नेट गेट के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जब इसकी अहमियत पता लग जाएगी। अभी धीरे धीरे लेवल पे पहुंच रहे हैं भाई। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो इन्होंने कहा कि एक रिएक्शन है, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। पहले आपको पूरी रिएक्शन गिवन है, ये रही जी, इसका मैकेनिज्म गिवन है। बोला कि ये वाला स्टेप आपका फास्ट है और ये वाला स्टेप आपका कैसा है? ये वाला स्टेप आपका कैसा? स्लोएस्ट स्टेप है। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे भाई।
तो ये वाला जो स्टेप है वो स्लोवेस्ट स्टेप है। बोला कि इसका रेट कांस्टेंट बताइए क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मुझे पता लगा कि ये स्लोवेस्ट स्टेप है, तो इसने आपका लिखा R इज इक्वल टू K2 है ना, K2 इनटू में आप क्या लिखोगे यहाँ पे N2O2 की कंसंट्रेशन, एंड यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन। अब व्हाट इज N2O2? N2O2 तो कहीं पे दिखाई दे ही नहीं रहा इस रिएक्शन में, इसका मतलब इंटरमीडिएट है। अगर इंटरमीडिएट है, सर रिपीट कर दीजिए छोटू, ये क्वेश्चन समझ लो। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैं दोबारा से बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा। तो ये हमने लिखा कि ये स्टेप आरडीएस था, इससे हमने रेटला एक्सप्रेशन लिखा, बट यहां पे इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। अब मैं इस इंटरमीडिएट को हटाना चाह रहा हूं, तो क्या मैं यहां से हटा सकता हूं? कैसे कि K1 बाई में K-1 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? आपका कंसंट्रेशन ऑफ N2O2, एंड किसके इक्वल आ जाएगा? NO दो बार है तो NO का स्क्वायर कर दूं मैं, NO दो बार है तो NO का स्क्वायर कर दूं। तो यहां से अगर मैं बात करूं आपका कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2O2, N2O2 की कंसंट्रेशन क्या है? तो वह है आपका K1, एंड यहां पे हो जाएगा K-1 इनटू में क्या हो जाएगी आपका NO का स्क्वायर। क्या हो जाएगी? NO का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करो। जैसे ही आप पुट करोगे, K2 तो वहां पहले से ही था, अब यहां पे क्या आ गया आपका K1, और नीचे क्या आ गया K-1, एंड यहां पे आपका क्या हो जाएगा भाई? NO का स्क्वायर, एंड क्या हो जाएगा आपका O2। तो आपसे बोला था कि रेट कांस्टेंट बताइए, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है ये, तो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट इज दिस। तो K इफेक्टिव आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका K2 इंटू में K1, और इसको डिवाइड कर देंगे K-1 से। बिल्कुल करेक्ट है। तो इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट है? इनमें से ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा। देखो इनमें से क्या K2 हो सकता अकेला? नहीं होगा जी। क्या ये B हो सकता कि तीनों की मल्टीप्लाई कर दो? नहीं। क्या ये हो सकता है? नहीं। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो D आ जाएगा। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो D आ जाएगा। छोटू बताओ समझ में आया क्या? बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर यहां पे इस रिएक्शन की बात की जाए, मैंने है ना पूरे क्वेश्चन अच्छे से ले लिए हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया वाली। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2A से वो 2B प्लस C में जा रही है, अकर्स बाय मैकेनिज्म। पहला स्टेप ये है और ये स्लोवेस्ट स्टेप है, दूसरा स्टेप ये और वो फास्ट स्टेप है। इनमें से आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो सबसे पहला बोला है कि मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1। अरे भाई, क्या हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी डिफाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब इसको काट दो, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपसे इनकरेक्ट पूछी थी, हमारा आंसर आ जाएगा ए, हमारा आंसर आ जाएगा ए। आगे सुनो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2। ये कह रहा क्या ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 होगा? क्या ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 होगा क्या? ये आपको बताना है। तो भाई ये भी इनकरेक्ट ही लग रहा है हमें तो, ए के रिस्पेक्ट में। अच्छा अब देखो यहां पे जो ए है ना वो दो जगह इन्वॉल्व है। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 होगा क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप इज इनकरेक्ट? मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकती। अगर स्टेप की बात की जा रही तो अलग। एक मिनट देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2। क्या ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है? ये भी इनकरेक्ट लग रहा है यार, ये तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये स्लोवेस्ट स्टेप है। अगर स्लोवेस्ट स्टेप है तो यहां पे सिर्फ 1 आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो 2 तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। एक बार देखेंगे क्या इसका रेट वाला एक्सप्रेशन ये आएगा। यस, ये बिल्कुल ट्रू है। इसका जो रेट होगा आर वो होगा K1 इज इक्वल टू, ये बिल्कुल ट्रू है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या यहाँ पे K2 जो है वो बड़ा होगा K1 से? ऑफ कोर्स होगा यार, फास्ट स्टेप है। अगर फास्ट स्टेप है तो K2 बड़ा होगा K1 से, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए नहीं होगा। अब इन दोनों में से आता है कि मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। यस,
मोलिकुलैरिटी 1 होगी। कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं होगी। देखो अब हमें मोलिकुलैरिटी ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेप से ही ये स्लोवेस्ट स्टेप है, इसी से ऑर्डर पता लगेगा। अगर इससे ऑर्डर पता लगेगा तो इसका इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है तो इसकी मोलिकुलैरिटी भी 1 है ना। तो यहां पे इसने लिखना चाहिए कि मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन 1। अच्छा ठीक है, मतलब ये फर्स्ट रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी 1 होगी क्या? यस बिल्कुल 1 होगी। अगर फर्स्ट रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी की बात कर रहा है तो 1 है। अगर वो ये बोल देता कि मोलिकुलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन कि 2A + 2B, इसकी नहीं बता सकते मोलिकुलैरिटी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी आएगा, क्योंकि ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्योंकि ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी। किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है, किसी को अगर ये समझ में ना आया हो तो पूछ ले जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये। अगेन मैं बार बार कहूंगा, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका आंसर बी दिया हुआ है। यस बी बिल्कुल दिया भी हुआ है। देखो थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गई कि मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 1, ये शायद पहली रिएक्शन की ही बात कर रहा है। अगर पूरी रिएक्शन की बात कर रहा है फिर वो भी स्टेटमेंट गलत है, फिर वो एमएसक्यू बन जाएगा। ठीक है, फिर वो आपका एमएसक्यू बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, इसको जूम करते हैं और आप बताइएगा आंसर। आंसर करने की कोशिश करो भाई, आप सारे बच्चे आंसर जरूर करें। इन्होंने कहा कि हमारे पास द मैकेनिज्म ऑफ एक रिएक्शन, ये रिएक्शन है जिसमें ये रहा, तो पहली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ये फास्ट है, ये बता दिया। दूसरी रिएक्शन ये है, ये स्लो रिएक्शन है। तीसरी ये है। तो बताओ व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? पहली बात तो आपको देखने से पता लग गया ये स्लोवेस्ट है। अगर स्लोवेस्ट है तो इसने आपने लिखा होगा कि इसका जो आर है वो इक्वल होगा के, एंड यहां पे लिखा होगा एक्स, यहां पे लिखा होगा सी। चलो जी, सी तो रिएक्टेंट ठीक है, बट व्हाट इज एक्स? व्हाट इज एक्स? सर मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन बोला था ना सर। भाई देख लो यार, जो भी है, मतलब अब एमएसक्यू बनाना है तो एमएसक्यू बन जाएगा, है ना। मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1। क्या इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी 1 है? देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मोलिकुलैरिटी तो डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, टोटल बोला तो लगा दो, ये भी इनकरेक्ट है। हालांकि ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर दिख रहा है वो बी है। मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर वो बी है, क्योंकि ए से ए तो कुछ हद तक मान सकते हैं कि ठीक है जी, लेकिन बी तो पक्का ही गलत है ना। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए तो बी ही आंसर लगाना, एमएसक्यू में आ जाए तो दोनों भी लगा सकते हो, एमएसक्यू में आ जाए तो दोनों भी लगा सकते हो। मेरी बात समझ गए मृदुल? चलो जी नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूं भाई फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो ये है। अब मुझे यहाँ पे x का हटाना पड़ेगा जी, कुछ न कुछ पंगा। तो x यहां से इस रिएक्शन से मैं x किसके इक्वल लिख सकता हूं आपका, कि यहाँ पे k ही लिख दो उसको, ओवरऑल k, और वो k किसके इक्वल हो जाएगा? k रेट कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, k तो आपका रेट कांस्टेंट हो गया k, इनटू में आप लिखोगे a की कंसंट्रेशन, इनटू में b की कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि वो x की कंसंट्रेशन, यहां से आप यहां पे पुट करोगे तो आपका जो रेट आ जाएगा वो k, क्योंकि यहाँ पे k नहीं मेंशन किया, k नहीं पूछना चाहता वो आपसे, k यहाँ पे आप लिखोगे a, यहाँ पे आप लिखोगे b, और यहाँ पे आप लिखोगे c। यस, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो c होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो और क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यहां पे आप दोनों बताना भाई, आप सभी इनका आंसर बताओ एक एक क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये दो क्वेश्चन है भाई इस बार। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे, है ना। ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन रिटन एज, ये वाला फर्स्ट स्टेप है और ये आपका स्लोएस्ट स्टेप है। तो आपको बताना रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी इक्वल टू, रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी इक्वल टू, बता दो फटाफट से। बहुत आसान है भाई ये वाला। तो अब देखो यहाँ पे आप देखो कि ये जो स्लोएस्ट स्टेप है, अगर आप इसका रेट वाला एक्सप्रेशन लिखने जाओगे तो वो किसके इक्वल होगा? वो आएगा आपका k, एक आ जाएगा x2 एंड एक आ जाएगा आपका y, एक आपका आ जाएगा x2 एंड एक आपका आ जाएगा y। यही तो आएगा ना, यही तो आएगा आपका। ठीक है, अब यहां पे देखिए, क्या ये x और y दोनों ही आपका रिएक्टेंट है? क्या आपका x और y दोनों ही रिएक्टेंट है? बिल्कुल दोनों रिएक्टेंट है। इसका मतलब ये दोनों ही आ सकते हैं रेट वाला एक्सप्रेशन में। अब इनमें से आंसर बताना है, अब इनमें से आंसर बताना है आपको क्या होगा, अब इनमें से आंसर बताना है आपको कि वो क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दी भाई इन्होंने,
इन्होंने लिखने में मिस्टेक कर दी है ना। आंसर तो ए ही बनाओ इसका, लेकिन ये x2 नहीं आएगा, ये x नीचे आएगा, यानी कि ये आएगा इसका रेट ला एक्सप्रेशन। ए इज द करेक्ट आंसर, लेकिन जो ए है वो 2 नीचे आएगा, x2 होगा, x की पावर 2 नहीं होगा। इस बात को थोड़ा सा समझ लेना। x, अरे सॉरी भाई, गलती हो गई है, गलती हो गई है। कहां पे गलती हुई? यहां पे जब आपने रेट लिखा वो किसके इक्वल आ गया था? k इनटू में x2 और y के इक्वल। y तो रिएक्टेंट है, बट x2 इज एन इंटरमीडिएट, यहां से बनाइए। हाँ, d नहीं होगा, a होगा। अरे x2 यहां से बना, x2 इंटरमीडिएट, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस रिएक्शन से निकाल सकते हो। कैसे? कि x2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k इंटू में x की पावर 2। यहां से ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। मैंने भाई थोड़ी सी गलती कर दी, आप ध्यान दे लेना इस बात को, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। सर ए ठीक है, ए ठीक है, कंफर्म ए ठीक है। और ये 2 ऊपर ही आएगा भाई, उसका रीजन है कि x2 दिस इज एन इंटरमीडिएट, ये यहां पे बना था, x2 कुछ नहीं है। हाँ, 2x एक अलग चीज है, x2 अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहां पे आपसे बोला कि मैकेनिज्म, ये वाला स्टेप फास्ट है और ये वाला स्टेप स्लो है, आपको बताना है। तो देखो, अगर मैं ये स्लो स्टेप है तो इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखने जाऊं तो क्या आएगा? के, यहां पे आप लिखोगे NO की पावर 2, सॉरी NO की पावर 2 क्या लिखनी, ये NO2 लिखोगे पूरा, एंड यहां पे आप लिखोगे Cl2। क्या लिखोगे यहां पे आप? Cl2। अब देखो यहां पे जो आपका NO एंड आपका जो ये है NO2 का ट्वाइस, ये अलग थिंग है, तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट है। अगर ये इंटरमीडिएट है तो इसकी भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कहां से आ जाएगी? यहां से देखो, अगर लिखने जाएं NO2 की जो कंसंट्रेशन होगी बाई में NO का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? K के इक्वल। तो यहां से अगर आप NO पूरे की 2 की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपका K इंटू में NO का 2, K इंटू में NO का ये, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू कहां पुट कर दो? ये वाली वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो। तो जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या होगा? वो बी हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका बी हो जाएगा। तो देखो भाई, इसके ऊपर जो बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम थी वो मैंने करवा दी है। इसके ऊपर जो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम हो सकती थी, ये सब जब है जब आपका रेट ला एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आ जाए। सबसे पहले पहली बात तो आपको आरडीएस बताया हो, पहली बात आरडीएस बताया हो। अगर आरडीएस बताया हो और वहां पे आरडीएस में सिर्फ रिएक्टेंट आ रहे हो तो आप उठा के सीधा लिख देना, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको आरडीएस बताया हो और आरडीएस में इंटरमीडिएट आ गए हो, आरडीएस बताया हो और आरडीएस में इंटरमीडिएट आ गए हो, तो हमें उस इंटरमीडिएट की वैल्यू रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म में निकालनी पड़ेगी और फिर उसको पुट करना पड़ेगा उस रेट ला एक्सप्रेशन में। क्योंकि हम रेट ला एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम रेट ला एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सभी को यह बात समझ में आ गई? सभी को यह बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? अब देखो, यह क्वेश्चन गेट 2016 का था और इसी क्वेश्चन को पूछा गया जैम 2021 में डायरेक्ट। थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है। तो ये हमारा देखो दोबारा से, अभी ये क्वेश्चन इसका नहीं है, बेसिक नहीं है ये क्वेश्चन। तो मैंने पहला केस क्या लिखा था यहां पे? मैंने फर्स्ट केस यहां पे लिखा था व्हेन आरडीएस इज गिवन। व्हेन आरडीएस इज गिवन, जब आपको आरडीएस गिवन होगा, मान लो कि आपको आरडीएस ही ना गिवन हो, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, केस सेकंड देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से ही क्वेश्चन आते हैं अच्छे। अगर बढ़िया क्वेश्चन पूछना है, इससे गेट में, जैम में, नेट में, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेकंड है व्हेन आरडीएस इज नॉट गिवन। व्हेन आरडीएस इज नॉट गिवन, अगर आपको आरडीएस गिवन नहीं है तब आप क्या करेंगे? When RDS is not given, तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम यहाँ पे एक जो है मेथड पढ़ते हैं, उस मेथड का नाम होता है स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। जब भी आपको RDS ना गिवन हो, पता ही नहीं कि RDS क्या है, तो वहां पे हम मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है आपका स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट
अप्रोक्सीमेशन, जो भी है भाई आप देख लेना, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SSA, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, उसके आपको एक से ज्यादा स्टेप गिवन हो, लेकिन अब आपको बताएगा नहीं कि कौन सा स्टेप आरडीएस है, अब आपको कुछ करना पड़ेगा खुद से ही कि कौन सा स्टेप आरडीएस है। देखो जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है ना स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का है, इन्होंने लिखा कि a प्लस बी, यहां से i मिला, i से p, है ना, यहाँ पे कहीं पे भी किसी स्टेप में भी ये नहीं बताया कि ये कौन सा स्टेप आपका आरडीएस है, अब वो निकालना पड़ेगा, और इसी के लिए हम पढ़ते हैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब ये स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहती है? स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये कहती है जो रिएक्टेंट होता है ना, जो सॉरी इंटरमीडिएट होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होती है तो इंटरमीडिएट का प्रोडक्शन का जो रेट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है ना, इंटरमीडिएट बनने लगता है तो उसका रेट काफी ज्यादा होता है। और जब जब रिएक्शन कंप्लीट होने को होती है तो जो इंटरमीडिएट होता है उसका रेट ना के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। लेकिन मोस्टली टाइम अगर आप देखोगे ना, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बस इतनी सी बात कहता है कि देखिए जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होती है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज हाई एंड रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ इसको बोला जाता है कंजम्पशन, है ना, एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट इज वेरी हाई, कंज्यूम होने का रेट बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि इंटरमीडिएट आएगा नहीं। लेकिन मोस्टली टाइम देखा गया है, मोस्टली टाइम रेट ऑफ एन इंटरमीडिएट इज कांस्टेंट, ज्यादातर ये देखा गया है कि रेट ऑफ इंटरमीडिएट इज कांस्टेंट, यही बात बोलता बस स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसको लैंग्वेज में लिखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसी की प्रॉब्लम एंड विद बहुत सारे प्रीवियस ईयर। इनिशियली देखिए लिखे यहां पे आपका इनिशियली फॉर द मोस्ट ऑफ रिएक्शन, इनिशियली फॉर द मोस्ट ऑफ रिएक्शन, initially for the most of reaction, rate of production of intermediate, rate of production of intermediate, rate of production of intermediate is very high, is very high। स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होती है इंटरमीडिएट के रेट का बनना बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, and at the end of reaction, at the end of reaction rate of consumption of intermediate, rate of consumption of intermediate will be high, यानी कि कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे, will be high। उसके बाद जो पॉइंट लिख रहा हूं, दिस इज एन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन या कंजम्पशन आप बोल दो, है ना। बट देखिए फॉर मैक्सिमम टाइम, यहां पे लिखिए, अब मैं यहां से देखिए जो पॉइंट लिख रहा हूं, फॉर मैक्सिमम टाइम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट, रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज इक्वल, यानी कि मोस्ट फॉर मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे जितना इंटरमीडिएट बनता है उतना ही इंटरमीडिएट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल, ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल होता है। इसका मतलब है ना, विल बी सेम, विल बी इक्वल होता है। इसका मतलब चेंज इन एट स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इस बात को नोट बना के लिख लेना, क्या कि एट SSA, एट स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, है ना, जो स्टडी स्टेट होती है ना, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ने तो ये बात बोली थी, तो यहां पे आप लिखो, इसी को स्टडी स्टेट बोलते हैं, है ना, स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू 0, यानी कि डी इंटरमीडिएट बाई dt जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। चेंज इन रेट ऑफ इंटरमीडिएट क्या होता है, वो 0 होता है। इसी को एक ग्राफ बना के भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उनको मिस करना मतलब कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिससे आपके नेट के गेट के क्वेश्चन सोल्व होंगे वो आप मिस कर देंगे। इसका देखो ग्राफ भी बनाया जाता है यहाँ पे, इसका ग्राफ भी समझिएगा कि ये ग्राफ क्या कहता है भाई, आपका स्टडी स्टेट क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे होता है इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन,
यहाँ पे होती है आपकी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन, एंड यहाँ पे होता है आपका टाइम। तो यहाँ पे दिखाया गया कि इनिशियली इंक्रीज करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका कैसी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे वो कांस्टेंट होती है इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन, एंड लास्ट में वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है, एंड लास्ट में वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये तो कुछ ऐसे आएगी। तो ये जो स्टेट यहाँ पे ये जो स्टेट होती है इसी को हम स्टडी स्टेट बोलते हैं। एंड ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि एट स्टडी स्टेट एस एस जो आपका रेट ऑफ इंटरमीडिएट होता है ना, रेट ऑफ इंटरमीडिएट आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे बस, बट स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बस यही बात हमें मेनली बताता है। ठीक है, इसके ऊपर एक ग्राफ है, वो कहोगे तो मैं एक क्वेश्चन जरूर करवा देता हूं। ये भी ऑलरेडी गेट का क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया था, आ सकता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये गेट का प्रीवियस ईयर है। और एक बात और सुन लेना स्टूडेंट्स, आज की क्लास, इससे नेक्स्ट क्लास और आने वाली 3-4 क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे गेट के आपके मोस्टली क्वेश्चन, नेट के मोस्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए उन्होंने बताया गया है यहाँ पे, हालांकि इसको अलग तरीके से रिलेट किया गया है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, पी से क्यू, क्यू से आर आप जा रहे हो, अंडर ए स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टू क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे, इंटरमीडिएट है, क्यू क्या है, इंटरमीडिएट, द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी आर एंड P, Q and R with the time are the best representation। कौन इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करता है? देखिए भाई एक बात समझिए आप, एक बात आप समझ लो है ना, अंडर द स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन Q क्या है, इंटरमीडिएट, Q क्या है, इंटरमीडिएट, तो उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ, उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्टडी स्टेट पे जो रेट होता है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यहाँ पे क्यू की वैल्यू पहले इंक्रीज दिखा रहे हैं फिर डिक्रीज दिखा रहे हैं, नहीं, ये रेट है भाई, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का मतलब रेट की बात हो रही है। इसका मतलब ये ग्राफ नहीं आ सकता, इसका मतलब ये ग्राफ भी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये ग्राफ भी नहीं आ सकता, इसका जो ग्राफ आएगा वो सी। क्यों? आप देखो यहाँ पे कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रही है, और ये बात होनी भी चाहिए, स्टडी स्टेट पे यही होती है। अगर रिएक्टेंट की बात करोगे तो पी आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है, पी यहाँ पे आपका क्या रिएक्टेंट, तो देखो लगातार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है ना, और ये फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए बिल्कुल जीरो तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने बढ़ाया था कि लाइफ टाइम आपका, मैंने पढ़ा दिया था ये बात, तो लाइफ टाइम आपका जीरो नहीं हो सकता। और रिएक्ट यहाँ पे जो ये आर दिख रहा है ये आपका प्रोडक्ट है, आर जो दिख रहा है ये यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट है, तो ये लगातार इंक्रीज करेगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। लेकिन जो इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन होगी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, ये बात बताता है हमारा स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो ये गेट 2013 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी। बाकी का डिस्कशन करेंगे अब से थोड़ी देर बाद। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के है ना, जैम का देखो, ये जो क्वेश्चन है ना गेट 2016 का, सेम क्वेश्चन पूछा था जैम 2021 में, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ये भी स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का ही है। तो अब से ये देखो ये गेट का हो गया, एंड ये क्वेश्चन भी गेट का है, एक क्वेश्चन नेट का भी पूछा था आपसे, वो भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद एंड डिस्कस करेंगे आगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट।